स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में, दो पदों में होती है। पहले पद में कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बन आयन का निर्माण होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है। अब यहाँ हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि अगर आपका एल्किल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक शर्त, एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। कंडीशन ठीक है, कंडीशन का मतलब शर्त है। नोट आप कुछ भी लिख सकते हो इसको, क्या शर्त है, क्या होता है। अगर आपका एल्किल हैलाइड यदि क्रियाकारी एल्किल हैलाइड, क्रियाकारी जो क्रियाकारक होता है वो एल्किल हैलाइड, क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो। अगर आपका क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो, यह भी मैं समझा दूंगा कि प्रकाशिक रूप से सक्रिय का मतलब क्या होता है। अगर आपका क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो आपको उत्पाद में, बच्चों प्रकाशिक रूप से जो सक्रिय होते हैं उनके दो समावयवी होते हैं, प्रकाशिक समावयवी दो होते हैं। एक तो होता है डी समावयवी और एक होता है एल समावयवी। एक तो होता है डी समावयवी और एक एल समावयवी, और उन दोनों का मिश्रण आपका रेसिमिक मिश्रण कहलाता है, और वो यौगिक रेसिमिक यौगिक कहलाता है, और इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। जो भी आपके समझ में नहीं आएगा, फिलहाल आप अभी मेरे इस नोट पर ध्यान दीजिए। यदि क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो प्राप्त उत्पाद रेसिमिक मिश्रण होता है। रेसिमिक, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेसिमिक मिश्रण होता है। रेसिमिक मिश्रण, इसको अपन अंडरलाइन करेंगे और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे DL मिश्रण, डी स्मॉल एल, DL मिश्रण या DL यौगिक बोल सकते हैं, या इसको अपन प्लस माइनस मिश्रण भी कहते हैं। ये तीन नाम हो गए इसके, रेसिमिक मिश्रण, DL मिश्रण या प्लस माइनस मिश्रण। ठीक है, तो यदि क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो प्राप्त उत्पाद रेसिमिक मिश्रण होता है। इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं, यानी कि SN1 के अंदर आपका रेसिमीकरण प्रोसेस होता है। आपको ध्यान रखना है, SN1 के अंदर आपका रेसिमीकरण प्रोसेस यानी कि रेसिमीकरण प्रक्रिया होती है। अब हम इस चीज को समझते हैं, आखिर ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय का मतलब है क्या। देखिए हम सब जानते हैं, हम एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, आपके सामने ये रहा आपका एल्किल हैलाइड। कार्बन जो कि sp3 संकलित होता है, उसकी आकृति चतुष्फलकी होती है। ये लीजिए, मैंने यहाँ लिखा CH3, इधर लिखा, ये आपकी आंखों के पास होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया C2H5। देखो ये डार्क लाइन जो मैंने बनाई है इसे वेज बोलते हैं, वेज। जब कोई चतुष्फलकीय संरचना होती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था संकर्ण वाले में, कि जब कोई चतुष्फलकीय संरचना होती है तो उसमें एक आपके आंखों के पास होता है, एक संयोजकता आपकी आंखों के पास होती है, एक आपकी आंखों से दूर होती है। जो आंखों के पास होती है उसको इस डार्क लाइन से, इस गहरी लाइन से दर्शाते हैं, इसे वेज कहते हैं। तो ये कार्बन चतुष्फलकीय है, CH3 C2H5 और इस पर एक H होगा, और एक आपके यहाँ पर इसका हैलोजन होगा जो इससे पहले से ही अटैच है, X है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। देखिए ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया। मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया पूरा। अगर हम इसको बंद करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5, ठीक है, उसके बाद CH, उसके बाद CH3 और यहाँ पर X है। देखिए आप इस गौर से, ये कार्बन, इस पर एक तरफ C2H5 जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ हैलोजन जुड़ा हुआ है, और एक आपके इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यानी कि इस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित हैं। तो ऐसा कार्बन प्रकाशिक रूप से सक्रिय कार्बन होता है, इसको क्रेल कार्बन कहते हैं। और इस क्रेल कार्बन, इसको बोलते हैं अपन क्रेल कार्बन,
क्रेल कार्बन। याद रखना बच्चों, ये आपका पूरा एक चैप्टर है त्रिविम समवेता। केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 त्रिविम समवेता, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर विभिन्न विभिन्न समूह उपस्थित हों, वो असम्मित कार्बन यानी कि क्रेल कार्बन। तो क्रेल कार्बन या असम्मित कार्बन कहलाता है, असम्मित कार्बन। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर, इसको आप गौर से देखो, इस कार्बन की चारों संयोजकता पर, ये वही है बिल्कुल सेम, इसकी चारों संयोजकता पर अलग अलग ग्रुप उपस्थित हैं। तो ये आपका क्रेल हो गया, और इस क्रेल को अपन स्टार से दर्शाते हैं बच्चों। ये क्रेल कार्बन है, क्रेल कार्बन को स्टार से दर्शाते हैं। आपका ये स्टार दर्शाता है क्रेल कार्बन को, और ये sp3 है, ये आपका sp3 कार्बन है, यानी कि इसकी संकरण अवस्था sp3 है। याद रहेगा, इसमें ये डार्क लाइन इस बात को दर्शाती है कि C2H5 आपकी आंखों पर के पास है, ये हेलोजन आपकी आंखों से दूर है, और CH3 और H ये आपके एक ही तल में है। तो ये पूरा यौगिक, चूंकि इसके अंदर क्रेल कार्बन उपस्थित है, तो ये पूरा यौगिक आपका प्रकाशिक समवेता दर्शाता है। ये आपका प्रकाशिक समवेता दर्शाता है, प्रकाशिक समवेता दर्शाता है। यानी कि इस यौगिक के दो रूप होते हैं, अर्थात इसके दो रूप संभव हैं। अब वो दो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? वो बच्चों, वो दो रूप आपके हो सकते हैं, एक तो डी समावेवी और एक होता है एल समावेवी। एल, डी को आप प्लस भी बोल सकते हो, एल को आप माइनस भी बोल सकते हो। तो डी समावेवी और दूसरा होता है एल समावेवी। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। डी और एल क्यों बोला गया? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, डी का मतलब होता है यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी। ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सारे स्टूडेंट्स, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को कहाँ घुमाते हैं? घड़ी की दिशा में, जिधर घड़ी चलती है ना उस दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा में, वो कहलाते हैं डी समावेवी। और जो प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं, वामावर्त दिशा में, ये तो दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, दक्षिणावर्त, और ये वामावर्त। मैं आपको बता देता हूं, ये आपके घड़ी है, ये आपके मान लो, अभी आपको बता देते हैं हम। तो बच्चों, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में, ऐसे, ये दिशा देखो, सब देखो इस दिशा में, यानी कि ये इस दिशा में घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा होती है। घड़ी ऐसे चलती है, आपको सबको पता है, टिक 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 टिक, घड़ी ऐसे चलती है। तो जो प्रकाश के तल को, वापस देखेंगे, जो प्रकाश के तल को इस दिशा में घुमाता है, ये दिशा दिख रही है आपको, ये होती है घड़ी की दिशा, ये आपके घड़ी की दिशा होती है, ये डायरेक्शन, ये आपके घड़ी की दिशा होती है। तो ऐसे यौगिक जो प्रकाश के तल को दक्षिण दिशा में यानी कि घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, वो कहलाते हैं डी समावेवी। और जो प्रकाश के तल को वामावर्त दिशा में यानी कि ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, उल्टी घड़ी की विपरीत दिशा में, वो कहलाते हैं एल समावेवी, उनको माइनस ही बोलते हैं। तो देखो, डी और एल आखिर कैसे पता लगता है? ये एक प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है। इसलिए आप किसी को भी डी मान लो तो उसका मिरर इमेज, उसका दर्पण प्रतिबिंब एल होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये यौगिक है, इसको मैंने बोला कि ये डी है, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, आपको भी अपनी मर्जी से कुछ भी मान लेना है। इसको मैंने डी माना, तो फिर इसका जो अपोजिट होगा वो एल होगा, इसका जो अपोजिट होगा वो एल होगा। और अगर आपने इसको एल माना है तो इसका जो अपोजिट होगा वो डी होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है। तो ये दोनों प्रायोगिक रूप से निर्धारित होते हैं, इसलिए हम इनको देखकर नहीं बता सकते। प्रायोगिक रूप से निर्धारित होते हैं,
इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि डी समावयवी और एल समावयवी ये दोनों प्रायोगिक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, कौन सा यौगिक डी होगा आप देखकर नहीं बता सकते, कौन सा यौगिक एल होगा आप देखकर नहीं बता सकते। इसलिए हम हमारी इच्छा से, हम स्व इच्छा से हमने इसको डी माना। आप भी मान सकते हो एल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इसका जब प्रतिबिंब बनाऊंगा, अगर मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊं, देखो किसी भी यौगिक का जो प्रतिबिंब होगा, जैसे मान लो मैंने ये बना दिया CH3 C2H5 X और H, और इसका मैंने प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, देखो ये दर्पण प्रतिबिंब मैंने इसका बनाया तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये X इधर दिखेगा आपको, और ये CH3, ये C2H5 इस साइड दिखेगा आपको, C2H5 दिखेगा, और नीचे आपको H दिखेगा। तो अगर आपने इसको D माना है तो फिर ये आपका, अगर आपने इसको D माना है तो ये आपका L होगा। तो इस तरह हम हमारी इच्छा से किसी को भी D मान सकते हैं। अगर मैंने इसको L माना तो ये आपका D होगा। इस तरीके से, क्योंकि हमें देखना है ये ग्रुप, देखो इसमें तीनों ग्रुप इस साइड थे, अब इसमें तीनों ग्रुप इस साइड हो गए, तो ये L हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम वापस करते हैं, चलते हैं शर्त पर कि आखिर यदि क्रियाकारी एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो प्राप्त उत्पाद रेसिमिक मिश्रण होता है। रेसिमिक मिश्रण क्या होता है कि इस D और इसका जो L है उन दोनों का 50-50%, दोनों का 50-50%। तो D आपका 50% और L आपका 50%, दोनों का बराबर का जो मिश्रण है उसे हम बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण, ठीक है। यानी कि SN1 अभिक्रिया, अगर इन एल्किल हैलाइडों की SN1 अभिक्रिया कराई जाए तो इसमें 50% आपको संभावना है D की प्राप्त होने की और 50% संभावना है L की प्राप्त होने की। यानी कि 50% D और 50% L आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं आपको DL दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। उस मिश्रण को हम रेसिमिक मिश्रण कहेंगे और इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहेंगे। अब ये कैसे होता है इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो, सब देखेंगे यहाँ पर कि ये रहा आपका एल्किल हैलाइड CH3 और ये आपका, ये रहा आपका C2H5 और ये आपका हेलोजन X और ये आपका एक हाइड्रोजन। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है। हम SN1 करवा रहे हैं, यहाँ पर SN1 अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है। किसमें करवा रहे हैं? ऐसे यौगिक जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, सबको दिखाई दे रहा है, स्टार लगा दिया मैंने। इसकी SN1 कराएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम सब जानते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका बहुत ही स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, RDS होता है, स्लो और RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसमें क्या होता है, आपका हेलोजन यहाँ से निकलेगा, हेलोजन निकलेगा और आपका बन जाएगा मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बनेगा यहाँ पर केटायन। ये बना आपका मध्यवर्ती। यहाँ ये sp3 था, अभी sp3 संकृत कार्बन, ठीक है। और जब इसके अंदर इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, सॉरी इसका विषमांश विखंडन होता है, तो यहाँ आपके कार्ब धनायन बनेगा। ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका C2H5 और ये रहा आपका H, और ये आपका कार्ब केटायन बन जाएगा। और इसकी अगर संकर्ण अवस्था निकालें तो 1 2 3 सिग्मा बंद है, 3 सिग्मा है, इसलिए ये आपका होता है sp2 संकृत, ठीक है। कार्ब धनायन मध्यवर्ती, मध्यवर्ती कार्ब धनायन, कार्ब धनायन। चलिए ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। अब स्टेप नंबर सेकंड यहां से शुरू होता है कि कोई न्यूक्लियोफाइल, मैं वापस इसको, हालांकि मुझे इसको अलग लिखना चाहिए लेकिन मैं एक में ही बता रहा हूं कि अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आता है, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक करेगा? बिकॉज ये sp2 है तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये इस साइड से अटैक करता है तो ये सारे तीनों की तीनों इस साइड हो जाएंगे, और अगर ये इस साइड से अटैक करता है, देखो अगर ये आपका इस साइड से अटैक करेगा तो आपकी ये तीनों ग्रुप
बैकवर्ड डायरेक्शन चले जाएंगे। और अगर ये इस पीछे की साइड से अटैक करता है तो आपके ये तीनों ग्रुप इस साइड आ जाएंगे। इसका मतलब आपका अगर ये वाला समावेवी डी समावेवी हुआ तो यहां पर संभावना डी और एल दोनों की है। तो फास्टली अटैक होगा। अटैक बोथ साइड से हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। मैं आपको फिर बता दूं, अटैक किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से भी और फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी। तो जिसकी वजह से यहाँ पर रेसिमाइजेशन यानी कि रेसिमीकरण प्रोसेस होगी। रेसिमीकरण रेसिमीकरण प्रोसेस होगी और आपको जो ऑब्टेन होगा CH3 आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। X हट चुका था, X निकल चुका है, X चला गया है। X को नहीं लिखेंगे, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर लिख दिया मैंने -X-, ये लो, ठीक है। X निकल चुका है। अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, ये आपका H और यहाँ आपका C2H5। तो बच्चों यहाँ पर आपने अगर D लिया हो चाहे L लिया हो, यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा सेकेंड स्टेप में, वो हमेशा DL मिश्रण बनेगा। DL मिश्रण या रेसिमिक मिश्रण बनेगा। रेसिमिक मिश्रण बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस में SN1 अभिक्रिया में हमेशा 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 पदों में कंप्लीट होती है। इसमें मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। इस अभिक्रिया के अंदर रेसिमीकरण प्रक्रिया पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। इस अभिक्रिया में प्रथम पद बहुत स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है, वेग निर्धारक पद होता है। इस अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन जितना स्थायी होगा, एल्किल हैलाइड उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। इस अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अंडरस्टैंड? ये आपका SN1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं SN2 की तरफ। बच्चों आपको ये सारा नोट करना है। मैं फिर बता दूं, ये चीजें आपको केवल इसलिए समझाई गई थी क्योंकि आपने 11th में नहीं पढ़ा है। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है और लर्न करनी है, दिमाग में रखनी है। आपके एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 16 त्रिविम समवेता, उसमें हम इन चीजों को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये बातें आपके SN1 में नहीं है। SN1 में केवल और केवल ये बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी है और इसको समझाया है मैंने बिल्कुल डायरेक्ट नीचे यहाँ पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसको ध्यान रखना है आपको। ओके, अब हम पढ़ते हैं SN2। अब हम पढ़ते हैं SN2 अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपके दूसरा टाइप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। आज हम पढ़ रहे हैं SN2 अभिक्रिया। बच्चों ध्यान से सुनेंगे दोनों वीडियोस, कल का और आज का, क्योंकि दोनों वीडियोस में SN1 और SN2 को एकदम मैंने विस्तार से बताया है। आपको मेरे वीडियो के बाद SN1 और SN2 में डिफरेंस लिखना है, इसलिए ध्यान से इन वीडियो को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एग्जाम में आया था 2020 में दोनों। ठीक है, SN2 की बात करें तो SN2 इसे द्विआण्विक, हाँ ये क्या है, द्विआण्विक। अब देखो जैसे नाम से पता लग रहा है द्विआण्विक, यानी कि इसमें 2 अणु भाग लेंगे। ठीक है ना, तो इसे द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यह अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है, हालांकि देखने में कई बच्चे सोचते होंगे SN2 है तो 2 पदों में होगी, है ना, लेकिन ये गलत है। SN2 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। इसमें 2 अणु, इस अभिक्रिया का वेग 2 अणुओं पर निर्भर करता है, एक तो एल्किल हैलाइड पर और एक नाभिक स्नेही पर, दोनों पर निर्भर करता है। इसीलिए इसको द्विआण्विक नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं, जो हम आगे बताएंगे। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, केवल और केवल एक पद में। तो हम यहाँ लिखेंगे यह अभिक्रिया
केवल एक ही पद में संपन्न होती है, एक ही पद में संपन्न होती है। अब जब एक ही पद में संपन्न होती है तो यहां पर कोई भी मध्यवर्ती अवस्था नहीं बनेगी, तो इस अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होगा, लेकिन एक संक्रमण अवस्था यहां पाई जाती है। तो हम यहां लिखेंगे इस अभिक्रिया में किसी मध्यवर्ती कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता। कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन जो हुआ था, कार्बोधनायन का निर्माण नहीं होता है, परंतु संक्रमण अवस्था पाई जाती है। संक्रमण अवस्था मध्यवर्ती नहीं है, ध्यान रखेंगे, यह अस्थायी होती है, परंतु हम ये कह सकते हैं अस्थायी संक्रमण अवस्था पाई जाती है। ट्रांजिशन स्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट, परंतु अस्थायी संक्रमण अवस्था पाई जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, लेकिन अस्थायी संक्रमण अवस्था पाई जाती है। तीसरा अगर हम बात करें तो हम इसको अब समझेंगे। एक पद में होती है कोई एल्किल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया, चलिए हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड कोई सा भी, और सबसे सिंपल एल्किल हैलाइड हम यहाँ पर मेथिल हैलाइड लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर मेथिल हैलाइड क्यों लिया, उसके पीछे रीजन है। मेथिल हैलाइड ले लो या एथिल हैलाइड ले लो, मैंने यहाँ पर एथिल हैलाइड ले लिया, CH3CH2 ये लो, ठीक है, और यहाँ पर इससे जोड़ दिया मैंने हैलोजन, देखिए, और यहाँ पर साथ के साथ आपके पास आ जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। अब होता क्या है, ये अभी sp3 संकरित है, हम सब जानते हैं इसका संकरण अभी sp3 है, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पहली स्टेप में ही अटैक कर जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये स्लो होता है, हालांकि ये एक ही स्टेप में हो रहा है काम, कोई दूसरी स्टेप यहाँ पर नहीं आएगी। न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होगा और आपका हेलोजन भी यहाँ पर जुड़ा रहेगा। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ आगे से तो आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ तो पहले से ये आपका एक वीक न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, इसलिए यहाँ पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जो है आपका, वो हमेशा वीक नाभिक स्नेही के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है, सामने से अटैक नहीं करता। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही का आक्रमण सदैव हेलोजन समूह के पश्चिम दिशा से होता है, याद रखेंगे, यहाँ पर नाभिक स्नेही का आक्रमण सदैव हेलोजन समूह की पश्चिम दिशा से होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था SN2 में, SN1 में दोनों साइड से हो रहा था, आगे से भी और पीछे से भी, लेकिन यहाँ पर कहां से होगा, ओनली बैक साइड से। तो चलिए यहाँ पर मैं बना देता हूं पहले, वही आपका CH3HH, देखेंगे जैसे इसका अटैक हुआ तो थोड़ी देर के लिए आपके पास आपका हेलोजन भी अटैच होता है, और बैक साइड से इसने अटैक किया है तो उसी टाइम ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो जाता है। तो एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर न्यूक्लियोफाइल भी और हेलोजन भी दोनों की दोनों अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे। ये पूरी तरीके से बंद नहीं है, आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने डॉट डॉट करके दिखाया इनको, ये आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था के टाइम अब देखा जाएगा कि दोनों में से सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप कौन सा है, सबसे जल्दी निकलने वाला कौन सा है। अगर ये एक्स जल्दी से निकल गया, फटाफट स्पीड से निकल गया, बेटर लिविंग ग्रुप जल्दी से निकलने वाला समूह, अगर ये हुआ फटाफट निकल गया तो आपका उत्पाद बन जाएगा, और अगर ये फटाफट निकलने वाला ग्रुप नहीं हुआ तो क्रियाशीलता में कमी आएगी। तो बच्चों मैं यहाँ तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप सबसे बेटर कौन सा होता है, तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है I-। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो Br- का आता है, उसके बाद आता है Cl-। तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है I-। तो अगर ये I हुआ तो जल्दी से निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप का मतलब है निकलने वाला, छोड़ने वाला, तो जल्दी से छूट जाएगा अगर ये I- हुआ
तो इसीलिए अगर मैं क्रियाशीलता की बात करूं, क्रियाशीलता यहीं पे समझा देता हूं तुम्हें। क्रियाशीलता SN2, SN2 की क्रियाशीलता की बात करूं तो कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा? तो देखिए एल्किल आयोडाइड RI सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि I बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी से निकल जाएगा। उसके बाद अगर कोई होगा तो वो होगा RBr, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप I था, उसके बाद Br था, तो उसके बाद Br सबसे कम क्रियाशील होगा। उसके बाद क्रियाशीलता में कमी आएगी, वो होगी RCl एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल आयोडाइड आयोडीन की वजह से बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड से ज्यादा क्रियाशील होता है, और एल्किल क्लोराइड एल्किल फ्लोराइड से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये SN2 की क्रियाशीलता का क्रम है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा एल्किल हैलाइड SN2 सबसे फास्टली शो करेगा? वो है एल्किल आयोडाइड। चलिए, तो ये जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी से आसानी से निकल जाएगा, और आपके पास यहाँ पर फास्टली प्रोडक्ट बन जाएगा, फास्ट स्पीड से। ये ध्यान रखें, कोई पूछे सर यहाँ पर इसकी संकरण अवस्था कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं ये अभी भी sp2 संकृत है, क्योंकि ये दोनों पार्शली बंद हैं, आंशिक रूप से बंधित है, पूरी तरीके से बंद नहीं है। इसलिए संकरण में केवल ये और ये ही गिना जाएगा, तीन ही गिने जाएंगे। तो फास्टली X निकल जाएगा बाहर, और आपके पास अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और आपके पास बन जाएगा CH3। ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास जुड़ गया, और ये आपके पास यहाँ से H और H। देखो, आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो पहले यहाँ पर X इस साइड था, अब जो नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो आपका इस साइड जुड़ा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन जुड़ा है। तो तीनों ग्रुप पहले इस साइड थे, पहले इस साइड थे, अब तीनों ग्रुप आपके इस साइड हो गए। ये देखिए, तीनों ग्रुप इस साइड हो गए। तो जिस तरह हवा तेज चलती है और छाता पलट जाता है, आपने देखा होगा कभी तेज बारिश होती है तो छाता आपका उल्टा हो जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है, तो आपके सारे ग्रुप, तीनों ग्रुप पलट जाते हैं। पहले इस साइड थे तीनों ग्रुप, अब इस साइड हो जाते हैं तीनों ग्रुप। दिख रहे हैं आपको? तो इसे कहते हैं वाल्डन प्रतीपन, इसे कहते हैं हम वाल्डन प्रतीपन। याद रखेंगे बच्चों, इसे कहेंगे इस क्रिया को वाल्डन प्रतीपन, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, छोड़ो अभी तो आप, ठीक है ना। तो इस तरह आपका उत्पाद बनता है। ये पूरी एक ही स्टेप में हुआ है। कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी 2 स्टेप हुई है, देखो पहले ये एरी दूसरी एरी, तो वो रॉन्ग है, गलत है। ये एक ही स्टेप है, ये थोड़ी देर के लिए बनता है, केवल थोड़ी देर के लिए, वो भी अस्थायी होता है। संकरण अवस्था कैसी होती है? अस्थायी। अगर ये स्थायी होती तब हम कहते हैं कि ये 2 पदों में हो रही है। तो ये अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न हो जाती है। चलिए, क्रियाशीलता की बात आ गई। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, अगर आप यहाँ गौर से देखो, अगर हम इसकी अभी इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करें तो यही आपका वेग निर्धारक पद है RDS, वेग निर्धारक पद है आपका RDS। तो चलिए, SN2 अभिक्रिया का वेग, SN2 अभिक्रिया का वेग, तो वेग या दर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन टू रिएक्शन is directly proportional to the concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile। न्यूक्लियोफाइल याद रखें, इस SN2 अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करती है और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अच्छा, दोनों की पावर यहाँ पर 1 है। पहले मैं लिख लेता हूँ, रेट समानुपाती का चिन्ह हटेगा, ये समानुपाती है, बराबर का चिन्ह आएगा, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा K, फिर उसके बाद R एल्किल हैलाइड की सांद्रता इनटू न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता, और दोनों की सांद्रता की पावर 1 है, तो 1 और 1 2। तो इस अभिक्रिया की कोटि हम यहां निकालेंगे, SN2 अभिक्रिया की कोटि। तो अगर हम इसकी कोटि निकालें, तो मैंने आपको कोटि निकालने का तरीका बताया था कि जो सांद्रताओं की घात होती है उनका हम क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। तो 1 + 1 बराबर 2। तो अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो याद रखेंगे, SN2 कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। चलिए बात करते हैं अब कंडीशन की। यदि कंडीशन की बात करें, कंडीशन जिस तरह अभी वहां पढ़ा था अपन ने, क्या कंडीशन है? यदि आपका एल्किल हैलाइड, यदि आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो क्या होगा? यदि
एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो देखिए, यदि आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा तो क्रियाकारी अगर डी समावेवी है तो उसका आपको एल समावेवी उत्पाद प्राप्त होगा। तो वाल्डन प्रतिपन या विन्यास का प्रतिपन भी इसको हम बोलते हैं, विन्यास का प्रतिपन पाया जाता है, जिसके कारण डी समावेवी से एल समावेवी प्राप्त होता है, एल समावेवी तथा एल समावेवी से डी समावेवी से एल समावेवी तथा एल समावेवी से डी समावेवी प्राप्त होगा। यानी कि आपका अगर क्रियाकारी डी हुआ तो आपको एल प्राप्त होगा और एल हुआ तो डी प्राप्त होगा, और इसे कहते हैं विन्यास का प्रतिपन, या वाल्डन। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाल्डन प्रतिपन। तो SN2 में वाल्डन प्रतिपन होता है, SN2 में वाल्डन प्रतिपन होता है। अब हम क्रियाकारी की बात करें, क्रियाशीलता की, कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा। देखो, एल्किल हैलाइड में हमने ये तो बता दिया कि RI ज्यादा होता है RBr से, RBr ज्यादा होता है RCl से। लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर बाधा, यहाँ गौर से ध्यान देंगे, आपका न्यूक्लियोफाइड फाइल पीछे से अटैक कर रहा है। अगर इस कार्बन पर बड़े बल्कि समूह उपस्थित हों, बड़े बड़े समूह उपस्थित हों, तो आपके न्यूक्लियोफाइल को आक्रमण करने में परेशानी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन पर जितने छोटे समूह उपस्थित होंगे, आक्रमण उतनी आसानी से होगा और उतनी आसानी से SN2 अभिक्रिया होगी। लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में यहाँ पर बड़े बड़े समूह उपस्थित होते हैं, अर्थात त्रिविम बाधा बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं इसको हम? त्रिविम बाधा। तो अगर एल्किल हैलाइड के कार्बन पर त्रिविम बाधा उपस्थित है तो SN2 की क्रियाशीलता में कमी आती है। तो मैं यहाँ नोट डाल के लिख देता हूं इस चीज को, नोट। यदि एल्किल हैलाइड के आक्रमणकारी स्थल मतलब जहां पर आक्रमण होगा, आक्रमणकारी स्थल वाले कार्बन पर बड़े समूह मतलब कोई एल्किल समूह बड़े बड़े उपस्थित हों, बड़े समूह अर्थात त्रिविम बाधा अत्यधिक हो तो SN2 क्रियाशीलता में कमी आती है, SN2 क्रियाशीलता में कमी आती है। याद रखेंगे, बड़े समूह का उपस्थित होना इसका मतलब है त्रिविम बाधा, ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है। इसीलिए अगर हम बात करें SN2 की क्रियाशीलता, अतः SN2 की क्रियाशीलता का क्रम, SN2 की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा देखेंगे हम कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे पहले हम बात करते हैं मेथिल हैलाइड। देखिए, मेथिल हैलाइड में कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर केवल 3 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ सबसे कम त्रिविम बाधा है, तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री,
उसके बाद 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी कि सबसे कम क्रियाशील होगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम क्रियाशील होगा। इसलिए मैंने वहां पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया था ताकि क्रियाशीलता अत्यधिक हो। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड SN2 के लिए। उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। SN2 में ये क्रम उल्टा था। SN1 में ये क्रम उल्टा था। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील था और वहां पर ये सबसे कम क्रियाशील था। तो एक बात समझ में आ गई है कि SN1 और SN2 दोनों हम अगर पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? एल्किल हैलाइडों के आधार पर। अगर कोई अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से हो रही है तो वो SN1 से जाएगी। अगर कोई अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या मेथिल से हो रही है तो वो SN2 की क्रिया विधि से संपन्न होगी। बच्चों आज SN1 और SN2 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में एक चीज आपको वो वाल्डन प्रतिबंध जो बता रहा था वो समझा देता हूं। देखिए गौर से, C2H5 ये आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर H और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 और ये आपका X है। देखो बच्चों सबको ध्यान से देखना है। ये आपका डार्क लाइन है, ये वेज है। मेरा ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करने आ रहा है। ये आक्रमण करेगा बैक साइड से। ये इसने आक्रमण किया बैक साइड से। तो जैसे इसने बैक साइड से आक्रमण किया तो आपके पास फास्टली पहले तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फर्स्टली तो आपके पास स्लो स्टेप में RDS में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। मैं बना रहा हूँ। ट्रांजिशन स्टेट में सारे ऐसे हो जाएंगे, C2H5 CH3 H और थोड़ी देर के लिए ये आपका X और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। लेकिन फास्टली अब क्या होगा? फास्टली यहाँ ध्यान से देखेंगे आपका C के ऊपर ये जो तीनों ग्रुप थे 1 2 और ये तीनों इस साइड थे, ये आपके उस साइड चले जाएंगे। देखेंगे सब, ये आपका C2H5 ये आपका इस साइड में आ गया H, ठीक है, और ये आपका आ गया CH3 और इस साइड आपका जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ये तीनों ग्रुप अब इस साइड आ गए। जिस तरह छाता पलट जाता है वैसे ये पलट गए। इसे कहते हैं वाल्डन प्रतिपन। वाल्डन प्रतिपन या विन्यास का प्रतिपन। विन्यास का प्रतिपन यानी कि अगर आपका ये D हुआ तो आपको L मिलेगा और या L हुआ तो ये आपको D मिलेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं या छाता प्रभाव भी इसको बोला जाता था पहले, अब नहीं बोला जाता। अब नहीं बोलते इसको, पहले बोलते थे। तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है और कल आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी अपनी कॉपी में लिखना है। वो क्वेश्चन है SN1 तथा SN2 में कोई 5 अंतर लिखिए। यह आपको अपनी इच्छा से लिखने हैं और सही से लिखने हैं और होमवर्क चेक कराना है। धन्यवाद।